जब जब इतना गड्ढा है जिसको आप भरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में कई लोग ये कहते हैं कि क्या बुलेट ट्रेन की इस देश को आवश्यकता है? आप उन्हें क्या कहेंगे? बुलेट ट्रेन एक ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स के हिसाब से मत समझिए आप इसको। बुलेट ट्रेन को अगर आप देखोगे, बुलेट ट्रेन आपके जिस पाथ पे चलती है उस पाथ के सारे शहरों की इकोनॉमी को एक साथ जोड़ देती। मैं इसका उदाहरण बहुत अच्छा आपको दूंगा, जापान का। पहली बुलेट ट्रेन 1969 में जब चलनी चालू हुई, टोक्यो, नागोया, कोबे, क्योटो और ओसाका, ये सारे के सारी इकोनॉमीज मिलके एक इकोनॉमी बन जाती है। 550 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस आप 2.5 से 3 घंटे में कवर करते हो। यानी आप अगर क्योटो में काम कर रहे हो, ओसाका में जाके काम किया आपने और शाम को वापस क्योटो में अपने बच्चों के पास आ गए। वैसा की वैसा डेवलपमेंट, सीरियस रीजनल मल्टीप्लायर होता है इससे। जब आप देखोगे मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई, ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा, आणंद और अहमदाबाद, ये सारी इकोनॉमीज एक सिंगल इकोनॉमिक जोन बन जाएगा। आप सुबह बड़ौदा में नाश्ता करोगे, 1 घंटे के अंदर अंदर मुंबई में पहुंचे, दिन भर अपना काम किया, शाम को पकड़ी वापस ट्रेन और घर आके बच्चों के साथ खाना खाया। तो ये हसीन सपने पूरे कब होंगे? 2026 में। 2026 में। आज देखो ना आज आप देखो 200, मैं डेली काउंट करना भी भूल जाता हूं, पिछला शायद 10 दिन 12 दिन पहले रिव्यू किया था, 284 किलोमीटर ऑलरेडी बन चुकी है कंप्लीट। ट्रैक्स लग रहे हैं, ऊपर ओवरहेड इलेक्ट्रिकल का सिस्टम लग रहा है, जो ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग है, सारी चीजें इन पैरेलल तेजी से चल रही है। देखो कई ऐसे देश, मैं नाम नहीं लूंगा किसी देश का, जिम्मेदारी की पोजीशन है, 20-20 साल लगते हैं एक प्रोजेक्ट को करने में 500 किलोमीटर का। अपने यहाँ 8-10 वर्षों के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। 2026 में पहली सूरत से बिलीमोरा वाले सेक्शन में ट्रेन चलेगी, आप देखोगे, और वर्ल्ड क्लास है, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। अच्छा, वक्त जो है वो लगातार इसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो मैं अपनी ट्रेन को या सवालों की ट्रेन को अब नए स्टेशन पर ले जा रही हूँ, आपके अगले मंत्रालय के पास आ रही हूँ। उससे पहले इस वक्त जो देश के रेल मंत्री हैं, आप उनको कोई नंबर देना चाहेंगे? 10 में से, 5 में से? आप लोगों का काम है भाई, ये हमारा काम नहीं है। हमें तो मेहनत करनी है, मेहनत करते जाना है। डिजिटल इंडिया की तरफ मैं आ रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अंश सेमीकंडक्टर्स हैं। इसकी बात तो हम कर रहे हैं, इनफैक्ट 62 से शुरुआत हुई, 65, 61, मैं टाइम गिनाती चली जाऊंगी, 80, 84 सेमीकंडक्टर नहीं बन पाए। अब आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द हिंदुस्तान को पहला सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। ये 2 सवाल हैं, मैं संक्षेप में चाहूंगी, अब तक क्यों नहीं हो पाया? आज हो रहा है तो ऐसा आपने क्या कर दिया? दिसंबर 2024 में पहली मेड इन इंडिया चिप मार्केट में आ जाएगी। दिसंबर 2024, ज्यादा दूर नहीं भाई, गिन के नोट करके रख लेना आप लोग, दिसंबर 2024 में पहली चिप आने वाली है। देखो 1962 से प्रयास हुआ, लेकिन किसी भी प्रयास के पीछे जब तक सही नीति और सही आपका फंडामेंटल कन्विक्शन नहीं होता तब तक नहीं हो पाता। मोदी जी का इतना स्ट्रांग कन्विक्शन है कि हमें विकसित भारत को जब बनाना है, उसके फाउंडेशन में क्या क्या लगेगा। उसके फाउंडेशन में बहुत एक इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस कि आप जो घर में टीवी देखते हो, फ्रिज देखते हो, उसको देखो, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम वो देखो, या जो डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स जाती है वो देखो, या कार के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है वो देखो, हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। कुल मिलाकर कोई भी चीज जो ऑन या ऑफ हो रही है, एब्सोल्युटली उसमें सेमीकंडक्टर। एब्सोल्युटली, चाहे लाइट हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे फ्रिज हो, हर चीज जो ऑन या ऑफ होती है उसमें सेमीकंडक्टर चिप लगती है। ये मैं बहुत मतलब आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जैसा कमिटमेंट मोदी जी ने दिखाया, और मैं आपको पर्सनल इसमें एग्जांपल्स दे सकता हूं। हम लोग सेमीकंडक्टर डिस्कशन के लिए जब आधे घंटे का या 45 मिनट का टाइम प्रधानमंत्री जी का मांगते थे, मैं आज सब पब्लिक के सामने कह रहा हूं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन पीएम साहब ने 3.5 घंटे तक टाइम दिया। हम 45 मिनट टाइम मांगते थे, वो 3 घंटे तक टाइम देते थे। एक एक लाइन बाय लाइन चीज पीएम साहब
डिटेल में डिस्कशन करते थे। जो भी कंसर्न्ड विभाग है, सरकार का काम करने के एक तरीके में बहुत सारे विभाग जुड़ते हैं, हर डिपार्टमेंट को पर्सनली बुला के साथ बैठते थे और पीएम साहब कहते थे कि हमको सेमीकंडक्टर में सक्सेसफुल होना है, देश को सेमीकंडक्टर में सक्सेसफुल होना है। ऐसा कमिटमेंट इम्पॉसिबल है किसी दूसरे प्रधानमंत्री का। आप बोल रहे हैं कि इम्पॉसिबल कमिटमेंट सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिख रहा है, लेकिन विपक्ष खासकर पी चिदम्बरम साहब ये कह रहे हैं ये जॉबलेस ग्रोथ है। वो ये कह रहे हैं कि जो कामकाजी संख्या है वो 50% से भी कम है और पिछले 9 सालों से ये आंकड़ा है। आप लोग ग्रोथ करते हैं, किसी को जॉब नहीं दे पाते। चलो मैं पी चिदम्बरम साहब को एक चैलेंज देता हूं, आप मेरे माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप पी चिदम्बरम साहब को एक चैलेंज पहुंचाइए। ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो भी व्यक्ति काम पे जाता है उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी सैलरी में से डिडक्शन होता है और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक डिडक्शन होता है। एब्सोल्युटली ऐसा डेटा है जिस डेटा को कहीं पर भी हर जगह स्वीकार्यता मिलती है। ईपीएफओ के डेटा के हिसाब से जो नए लोग जॉब में जुड़े माइनस जो लोग जॉब से निकले प्लस जो लोग जॉब में वापस आए, कहीं एक बार निकल गए होंगे वापस आए, इसका जो नेट नंबर है वो टोटल जॉब अपॉर्चुनिटी बनी। ये तो सीधी गणित है, सिंपल सी गणित है। वो टोटल जॉब अपॉर्चुनिटीज 6 लाख पर मंथ थी कुछ ही वर्षों पहले, आज वही ऑन एन एवरेज 12 लाख पर मंथ है। 12 लाख पर मंथ का मतलब साल के हुए 1,44,00,000, 12 into 12 144, 1,44,00,000 साल की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। आप चिदम्बरम साहब को पूछिए कि क्या ये आंकड़ा झूठ है या ये सच है। ये डेटा है, इस डेटा को कई बड़े इकोनॉमिस्ट ने, कई अच्छे न्यूज़पेपर्स ने, सबने चेक किया। ये चैलेंज जो है चिदम्बरम साहब एक्सेप्ट करेंगे और जरूर आपकी ये चैलेंज हम उन तक पहुंचाएंगे। विपक्ष का एक और आरोप है, वो ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं, लेकिन आप कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, आप लोग बस असेंबल करते हैं। अच्छा, आपने नाम उसको ये दे दिया है। देखो, जिन शख्स की बात आप कर रहे हैं, ये चलो मैं जनरल में किसी शख्स का नाम क्यों लूं जब तक आप नहीं लोगे। तो देखो, किसी भी देश में कोई भी इंडस्ट्री जब चालू होती है, चाहे आप एग्जांपल ले लो कार इंडस्ट्री का, आज से 1980 के आसपास जब कार इंडस्ट्री चालू हुई, सबसे पहले क्या आया? कार की सीकेडी बन के आई, जो कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट आता है। उसके बाद में क्या आया? एसकेडी, सेमी नॉकडाउन यूनिट। उसके बाद में क्या हुआ? कम से कम कुछ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स का इकोसिस्टम बना। उसके बाद में क्या आया? कई सारे कंपोनेंट इकोसिस्टम का मैन्युफैक्चरर बना, टियर 1, टियर 2, टियर 3 वेंडर्स बने। उसके बाद में क्या आया कि एक्सपोर्ट होने चालू हुए। ये एक साइकिल है, हर इंडस्ट्री की एक लाइफ साइकिल होती है। अगर यही लाइफ साइकिल कांग्रेस की सरकारें अगर 1980 में करने लग जाती, 1970 में करने लग जाती, तो आज देश की कहां पे परिस्थितियां होती। कांग्रेस ने पहले 4 दशक भारत के वेस्ट किए, 4 डिकेड्स भारत के लॉस्ट डिकेड्स बने, क्योंकि कांग्रेस की ऐसी पॉलिसीज थी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को एकदम गला घोट के रखा गया, ऐसा कानूनों का मकड़ जाल बना के रखा दिया जिसमें कि कोई इंसान मैन्युफैक्चरिंग कर न सके। बस मतलब ऐसी परिस्थितियां थी 1990 से पहले तक तो, कि अगर आप अपनी कार की डिजाइन का हैंडल का डिजाइन चेंज करना चाहोगे तो आपको भारत सरकार के किसी अधिकारी के पास आके परमिशन लेनी पड़ती थी। ऐसा मकड़ जाल बिछा के रखा हुआ था। उस मकड़ जाल से निकले तो आप ये और सिंप्लीफिकेशन हो रहे हैं। अब बेबी स्टेप्स आज अपन ऐसी परिस्थितियों में है, हाँ, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो फाउंडेशन ले डाउन हो गई है। अगले 5 वर्षों में आप देखोगे, देखो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, नंबर्स देता हूं। नंबर्स लेना जरूरी है क्योंकि डेटा के साथ बात करनी चाहिए, केवल आरोप लगाने से आरोप नहीं होना है, डेटा के साथ बात करनी चाहिए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल नंबर था 10 साल पहले, आज कितना है? $55 बिलियन। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल नंबर था, आज कितना है? पिछले साल का डेटा है $105 बिलियन और कम से कम डबल डिजिट में ग्रोथ हो रही है इसकी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं थी,
आज $2 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग, सोच भी नहीं सकते थे, किसी इंडस्ट्री के वेटरन ने बोला, 35 साल का जिनका टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा सोच भी नहीं सकते थे कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। आज $1 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। अमेरिका, यूएस, यूरोप, सब जगह एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या बात करते हैं भाई कांग्रेस के लोग, जो अपनी इतने वर्षों तक जिन्होंने अपनी गलतियों को आज जवाब दे नहीं पा रहे हैं, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता देख रही है, पब्लिक देख रही है, हम जब मेहनत कर रहे हैं तो उनके आरोप लग रहे हैं। किस बात की बात है ये? हमारे पास बस कुछ मिनट बचे हैं और मैं चाहती हूँ ये दो बहुत महत्वपूर्ण सवालों के आप जवाब दे दें। एक तो फैक्ट चेकिंग यूनिट को लेकर, मतलब सरकार ही अगर चेक करने लग गई तो कैसे चलेगा? आपके काम को सिटीजन, अच्छा बताओ भाई, एक बात बताओ, हाँ। CNN TV 18 पे कुछ छपता है, उसकी जानकारी लेनी हो तो किससे पूछोगे? CNN TV 18 से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? हाँ। बराबर है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। आपके ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी किससे पूछेंगे? आपसे ही पूछेंगे ना। भारत सरकार की कोई भी न्यूज, किसी भी स्कीम, उसके बारे में पूछना तो किसको पूछोगे? अगर आपका गृह मंत्रालय से काम है, गृह मंत्रालय से पूछोगे। हेल्थ मिनिस्ट्री से काम है, हेल्थ मिनिस्ट्री से पूछोगे। अगर आप कहोगे कि नहीं ये पावर मिनिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, पावर मिनिस्ट्री से पूछोगे। इतनी बेसिक कॉमन सेंस की बात है भाई। जो राज्य सरकार से है वो राज्य सरकार से पूछोगे, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उससे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से पूछोगे। और वो सवाल आपको ना पसंद आए तो? बात सवाल की नहीं है, बात फैक्ट की है। फैक्ट और ओपिनियन में डिफरेंस है। और वो फैक्ट्स अगर सरकार जहां को ना फैक्ट है पसंद वो आए फैक्ट तो आप वेरीफाई कर सकते हो ना। वेरिफिकेशन, मान लो कोई कहता है कि कितनी वैक्सीन लगी, किससे पूछोगे बताओ? ऑथेंटिक जवाब कहां से आएगा? सरकार की तरफ से। हेल्थ मिनिस्ट्री से ही आ सकता है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला आपका एब्सोल्युटली सही फैसला है, और ये एकदम करेक्ट फैसला है, डेमोक्रेटिक फैसला है, कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी वैष्णव जी हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। हालांकि बहुत से सवाल थे और, लेकिन ये अश्विनी वैष्णव जी जो बता रहे थे अब तक क्या कामकाज हुआ है और किस गति से